हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे कि फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है उसके बारे में, और साथ ही साथ जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उसके बारे में, क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं इसके फाइनेंस से रिलेटेड उसके बारे में, और किस तरह के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है ताकि फाइनेंशियल इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, और साथ ही साथ क्या वे फॉरवर्ड है जिसके थ्रू हम इसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है उसके फिस्कल पोजीशन के बारे में। दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था, इससे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसे 3 लेवल्स पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया था। दोस्तों मैंडेटरी है पंचायत को सेट करना अंडर आर्टिकल 243, और ये पार्ट नंबर 9 के अंडर में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों पंचायत एक लोकल गवर्नमेंट है और स्टेट का सब्जेक्ट है। दोस्तों कई सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे ये पूछ लिए जाते हैं कि पंचायत जो है वो कौन सा सब्जेक्ट के अंडर में आता है। तो इसका सही आंसर है स्टेट सब्जेक्ट। दोस्तों अभी तक टोटल नंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 2.62 लाख हैं इन इंडिया में, और इसके अलावा 2.55 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6,707 मंडल पंचायत हैं और 665 जिला परिषद हैं। दोस्तों कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी दिए गए हैं ताकि पंचायत को फाइनेंशियली एम्पावर किया जा सके। आर्टिकल 243H। दोस्तों इस आर्टिकल के थ्रू पंचायत को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है और ऑथराइजेशन सिक्योर किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से। ग्रांट इन एड्स प्रोवाइड किया जाता है पंचायत को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। दोस्तों आर्टिकल 243I भी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाता है एवरी 5 ईयर्स पे, ताकि रिव्यू किया जा सके कि पंचायत का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और दोस्तों रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं जहां पे ज़रूरत होता है ताकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में जो एसोसिएटेड है फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। सबसे पहला चैलेंज है हमारा स्ट्रक्चरल चैलेंज। दोस्तों फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एडिक्वेसी नहीं होने के कारण और ग्रांट पे हैवी रिलायंस होने के कारण इन्हें जो है लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ता है। दोस्तों इनका जो सोर्स है वो लिमिटेड होता है। जो अपर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंस है वो ग्रांट, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रांट्स पे है, तो इन्हें सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक होते हैं जिसके वजह से जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फंक्शन करने चाहिए उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं हो पाते हैं। दोस्तों 95% तक का जो रेवेन्यूज़ होता है वो सिर्फ ग्रांट से ही आता है हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी और रिलायंस बहुत ज़्यादा है ग्रांट्स के ऊपर में, और इनएडिक्वेसी है रिसोर्सेज के ऊपर में। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा इनकंसिस्टेंसी इन डेटा। दोस्तों एक प्रॉपर जो असेसमेंट होना चाहिए फिजिकल हेल्थ का वो नहीं हो पाता है क्योंकि जो रेवेन्यूज़ के ऊपर डेटा है उसकी कमी होती है। कहाँ एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं या क्या रेवेन्यूज़ है उन पे जो डेटा है उसकी कमी होती है। स्किल्ड स्टाफ की कमी होती है। दोस्तों स्किल्ड स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि डेटा को मेंटेन किया जा सके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में। लेकिन जब स्किल्ड स्टाफ ही नहीं होते हैं तो वहाँ पे डेटास प्रॉपर तरीके से असेस नहीं हो पाते हैं और हम फिजिकल हेल्थ का रिव्यू नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स रेवेन्यू। जो रेवेन्यू सोर्सेज है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वो भी लिमिटेड है, मेनली प्रॉपर्टी टैक्सेस, फाइन्स और फीस। दोस्तों ये जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, इन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है टैक्स रेवेन्यू को रेज़ करने में, क्योंकि इनका जो टैक्स बेस है वो भी बहुत लिमिटेड है, स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं है, साथ ही साथ न्यू टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एक क्लियर गाइडलाइंस होती है उसकी भी कमी है। दोस्तों करप्शन करप्शन तो हर ही जगह है। एग्जाम्पल्स जैसे कि मिसयूज ऑफ फंड होना, पर्सनल गेन के लिए फंड्स का इस्तेमाल जहां होना चाहिए वहां पे नहीं होते हैं, और इसके वजह से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं जितने अच्छे तरीके से इफेक्टिवली काम कर सकते हैं उस तरीके से काम नहीं करते हैं और अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से नहीं निभाते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो ग्राम पंचायत का अकाउंट है उससे 1.58 करोड़ रुपए को डाइवर्ट किया गया था पंचायत बॉडी के प्रियोर परमिशन के बिना ही, और ये जो केस है वो विजयवाड़ा के अंदर में है। तो दोस्तों आप सोचिए कि बिना प्रियोर परमिशन के पंचायत बॉडी के यहाँ पे 1.58 करोड़ रुपए को डाइवर्ट कर दिया गया ग्राम पंचायत के अकाउंट से। दोस्तों ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है करप्शन का कि किस तरीके से जो इतने सारे फंड्स होते हैं उसको मिसयूज़ करते हैं और यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जो एक अकाउंटेबिलिटी होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट फाइनेंस कमीशन। एज पर रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज रिपोर्ट अभी सिर्फ ऐसे 9 ही स्टेट्स हैं जहां पे स्टेट फाइनेंस कमीशंस रेगुलरली है। दोस्तों इसमें से भी 9 स्टेट्स में से भी जो सिर्फ दो फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो एक्टिव है। तो दोस्तों सभी स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है, तो कैसे हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा वो अकाउंटेबल होगा, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आइए जानते हैं दोस्तों कुछ सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड जिससे हम इनके फाइनेंस को और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों पहला जो हमारा सपोर्ट होगा वो बजटरी सपोर्ट होगा। हमने देखा कि उनकी जो सोर्सेज है रेवेन्यू के वो भी लिमिटेड है, और साथ ही साथ जो वो अपने टैक्सेस के एलोकेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो बजटरी एलोकेशंस को इंक्रीज़ करना होगा जो हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट से चाहिए होगा, ताकि इसे सफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज मिल सके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके। तो डाइवर्स फंडिंग सोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्किलिंग। दोस्तों जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना, कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल आ सके और इफ़ेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली वो फंड्स को हैंडल कर सके। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, ऑडिटिंग भी रेगुलर करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट तरीके से एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि फ़ंड का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। दोस्तों फ़ंड की मिसयूज और करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैसे हम स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। दोस्तों स्टेट फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल पे टाइमली कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए और रिपोर्ट्स को भी टेबुलेट करना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर्स में। दोस्तों रेगुलर करने से क्या होगा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंशियल पोजीशन है उसे भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और साथ ही साथ बेटर तरीके से टाइमली डिलीवरी और बेटर डिलीवरी होंगे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी। दोस्तों लास्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट्स है अवेयरनेस। दोस्तों सिटीजन को भी अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्या सिग्निफिकेंस हैं, और उनको इनकरेज करना कि आप लोकल गवर्नेंस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होइए, अपने पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करिए, ताकि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है लोकल गवर्नमेंट है वो भी अपना अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाए। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ फाइनेंस के सोर्सेज जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
दोस्तों हमारा पहला जो सोर्स है वो है इंटरनल या ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। जैसे कि हम जानते हैं कि लैंड पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगते हैं वो एक टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। इसके अलावा बिल्डिंग्स पर टैक्स या जो ड्यूटीज़ होते हैं, कमोडिटीज़ होते हैं, उनके ऊपर टैक्स, सर्विसेज टैक्स भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और जो प्रोफेशन ट्रेडिंग होता है उसके ऊपर भी टैक्सेस लगते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसे टैक्स रेवेन्यू है जो इनका इंटरनल रेवेन्यू होता है। साथ ही साथ जो कुछ नॉन टैक्सेस रेवेन्यू भी होते हैं, जैसे जो पर्सन गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पर मार्केट फ़ी लगना, या फिर जो कैटल का रजिस्ट्रेशन किया जाता है उनको सोल्ड करने के लिए पंचायत एरिया में उन पे फ़ी लगना। दोस्तों ये कुछ ऐसे सोर्सेज होंगे जो कि इंटरनल सोर्सेज होते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकेंड सोर्सेज पे जो है सीएफसी एंड एसएफसी। दोस्तों सीएफसी का मतलब है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और एसएफसी का मतलब है स्टेट फाइनेंस कमीशन। दोस्तों फंडिंग की जो ट्रांसफ़र होती है वो एसएफसी और सीएफसी से होती रहती है। जैसे हम लोग टाइड ग्रांट्स कहते हैं, अनटाइड ग्रांट्स कहते हैं। टाइड ग्रांट्स जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पस या सेक्टर्स को मिलता है, जैसे दोस्तों एजुकेशन सेक्टर या फिर सैनिटेशन सेक्टर्स। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो ग्रांट्स अवेलेबल किए जाते हैं उसे हम टाइड ग्रांट्स कहते हैं। ऐसे ही एक होता है अनटाइड ग्रांट्स जो कि जनरल पर्पस ग्रांट होता है। इसमें ज़रूरत नहीं है कोई स्पेसिफिक कंडीशंस की, इसे लोकल नीड्स और प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे यूज किया जा सकता है। दोस्तों टाइड ग्रांट्स, अनटाइड ग्रांट्स के अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स भी होते हैं। ये एडिशनल फंड्स ग्रांट किए जाते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, और ये जब सीएफसी रिकमेंडेशंस करते हैं तभी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। दोस्तों लास्ट जो एक ग्रांट होता है इसमें वो है स्पेशल कैटेगरी ग्रांट। इस तरह के ग्रांट्स जो होते हैं वो एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं, और इसको डिज़ाइन किया गया है कभी यूनिक चैलेंजेस या कभी कोई पर्टिकुलर ऐसे नीड्स होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के स्पेसिफिक रीजन्स या स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, तब स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमने काफ़ी सारे ग्रांट्स को यहाँ पे पढ़े, टाइड, अनटाइड, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट और स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स भी। दोस्तों क्या कुछ अदर सोर्सेज भी हैं? ये हाँ दोस्तों, जो ट्रांसफ़र होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग स्कीम्स के अंडर में, फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम हो गया, या जो PMAY है, संसद आदर्श ग्राम योजना, ये सब कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे वर्ल्ड बैंक होते हैं उनसे भी ग्रांट्स दिए जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ इनिशिएटिव्स को जिसे लिया गया है ताकि जो फाइनेंस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की उसे और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। दोस्तों कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसे इम्प्रूव किया जा सके, जैसे ई ग्राम स्वराज, जीपीटीपी कहने का मतलब है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे पंचायत सशक्तिकरण अभियान को भी चलाया गया था। लास्ट है हमारा RGSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। दोस्तों ये सब कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ने लिया है ताकि इसका फाइनेंशियल सिस्टम जो है या जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसे इम्प्रूवमेंट किया जा सके। दोस्तों आज के इस लेक्चर में यहीं तक। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।